खिदमत खल्क राजनीति में आने की क्यों करनी है आपको? माशाल्लाह काफ़ी पैसा है, आपके बड़े भाई हैं नदीम भाई, उन पे भी काफ़ी पैसा है और 2019 में उनका बीएसपी से लगभग श्रावस्ती से टिकट भी हो गया था। तो फिर राजनीति में आने की क्यों? खिदमत खल्क तो वैसे भी अपनी पर्सनली तौर पर की जा सकती है ना। किसके घर में क्या पक्का है, किसके फ्रिज में क्या रखा है, ये सारी बातें जो हैं वो हम इस हुकूमत में देख रहे हैं। इससे पहले हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। मुसलमान जितने नाराज़ हैं, मुसलमानों से कहीं ज़्यादा नाराज़ जो हैं वो हिंदू हैं। यूँ कि हिंदुओं के साथ भी इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा धोखा और छलाव किया है। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM से प्रत्याशी मुशीर तरीन साहब। संभल में ओवैसी साहब 2 बार आ चुके हैं। एक बार जनसभा की थी उन्होंने और एक बार रोड शो किया था। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि मुशीर भाई की उनको बुलाने में पूरी मेहनत रही। उनके आने के बाद माहौल बदला, गांवों में गए तो गांवों में काफ़ी जो है AIMIM के चाहने वाले मिले। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तरफ खुदा रसूल की बात करते हैं ओवैसी साहब और एक रसीद यानी स्लिप एक वायरल होती है जिस पर गोल्ड लोन दिया जा रहा है 13% ब्याज पर, जो कि इस्लाम में हराम है। तो पहला सवाल मुशीर साहब आपसे यही रहेगा मेरा। एक तरफ ओवैसी साहब अपनी सभाओं में या कहें मुसलमानों को लुभाने के लिए खुदा रसूल की बातें करते हैं और खुदा रसूल ने सूद को हराम बताया और वहीं दारुस्सलाम जो बड़े बड़े दावे करता है वही 13% सूद पर जो है गोल्ड लोन दे रहा है। तो ये इसको दिखावा कहेंगे, ड्रामेबाजी कहेंगे कि मुसलमानों के जज्बातों से खिलवाड़ कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने इसको चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है वो ड्रामा कर रहे हैं। और देखिए, इस्लामिक बैंक पूरी दुनिया में है, सऊदी अरब में भी है, दारुस्सलाम में भी है। उनका जो भी काम है वो शरे से हटके या जो शरे के ख़िलाफ़ अगर वो कोई बात होगी वो हरगिज़ उस काम को नहीं करेंगे। जो काम होगा, जो भी बात होगी वो शरे के दायरे में होगी। तो ये जो है, ये कोई भी रसीद बना ले, कोई भी उसको जो है पेश कर दे, ये मुस्तनद बात नहीं है। ये मुस्तकिल 100% जो है ये फेक न्यूज़ है। यानी इसको पूरी तरह से जो है नकार दिया है कि ये फेक है और कंट्रोवर्सी करने के लिए है बस। ठीक है। कंट्रोवर्शियल होने से याद आया, एक कानून पास करा गया जो लड़की की उम्र 18 साल थी शादी की, उसको 21 साल कर दिया गया है। इस पर संभल के जो सांसद हैं, बर्क साहब काफ़ी सीनियर नेता हैं, ये कहें कि संभल के सबसे पुराने नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है लड़कियों को बिगाड़ने वाली चीज़ है। कुछ इस तरह का बयान आया और उसके बाद आसिम वक़ार का ट्वीट आता है जिस पर ये कहते हैं कि बर्क साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए लड़कियों से। उस पर इन्होंने जो है गलत बात कही है, तो ये चीज़ शुरू हो जाती है। तो आप बताइए किसकी तरफ जाएंगे फिर? देखिए, बर्क साहब हमारे बुज़ुर्ग नेता हैं और उन्होंने सही कहा गलत कहा ये तो आप सवाल उनसे कहें, उनसे पूछें। और मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कानून सरकार को बनाना था तो फिर वोट के ऊपर भी, वोट का अधिकार भी जो है वो 21 से जो इन्होंने कानून बनाया है उसी के दायरे में वोट का अधिकार भी होना चाहिए। तो अब आप वोट तो ले रहे हैं आप 18 साल की उम्र में और शादी करवा रहे हैं आप 21 साल की उम्र में। तो आप ये बताइए कि एक जो लड़की या लड़का 21 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उसके वोट देने के बाद में प्रधानमंत्री को वो चुनता है और चीफ मिनिस्टर चुनता है, तो क्या वजह है कि उस तरफ ये खेल और इस तरफ ये खेल? इस तरीके की ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये तो आती रहेंगी। अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का दौर है। ये इस दौर में और पता नहीं किस किस तरीके की बातें जो हैं वो निकल कर आएंगी कि किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। तो इस तरीके की बातें जो हैं हमारी समझ में नहीं आती। जो मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर क्यों नहीं आते? अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो बयान दिया है उसके ऊपर क्यों नहीं आते? उसका जवाब देना, उसका जवाब दें, उसके ऊपर आए, उसको सोचें कि उनको किस तरीके से हम मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये बातें करें, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें
ये क्या तरीक़ा हुआ कि छोटी छोटी सी ये चीज़ें कि वो उसकी शादी की उम्र जो है वो कम कर दी जाए, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, ये मतलब बेसर पैर की बेतुकी बातें जो हैं वो निकाल कर इस टाइम पे लाई जा रही हैं, जो सरासर गलत है। अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है भाई कि ज़्यादातर लोग जो है, ख़ास करके हिंदूवादी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग फिर भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? तो फिर ऐसा तो सीधा सीधा लगता है ना, जो चीज़ 2017 में हुई कि इतिहास खुद को दोहराएगा। नहीं, देखिए किसने कह दिया ये कि हिंदू लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? हिंदू लोग बहुत नाराज़ हैं, और मुसलमान जितने नाराज़ हैं, मुसलमानों से कहीं ज़्यादा नाराज़ जो हैं वो हिंदू हैं। यूँ कि हिंदुओं के साथ भी इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा धोखा और छलाव किया है। तो किसी भी सूरत में हर समाज का जो भी व्यक्ति हैं, हर समाज के लोग इस हुकूमत से दुखी हैं, और सबके कारोबारों पे फ़र्क पड़ा है, सबके कारोबार छिन गए, और किसानों को कितना बड़ा लॉस पड़ा। ये जो 1 साल का टाइम किसानों ने घर से बेघर होकर जो गुजारा है और जो नुकसान उठाए हैं फसलों में, ये इसकी भरपाई कभी हो सकती है? कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। और किसान किसी हाल में उस घड़ी को, उस दौर को जो उसने गुजार दिया घर से बेघर रहकर, वो कभी नहीं भूल सकता। तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें हर तबके के लोग परेशान हैं, और उसका जवाब, मुँह तोड़ जवाब जो है जनता देगी उन्हें। अच्छा, एक तरफ तो ये कहते हैं लोग कि ओवैसी साहब जो है कानून के दायरे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब ये कहते हैं कि सरकार जो है एक मोहल्ले के अंकल की तरह काम कर रही है, कि दूसरे के घर में ताका झाकी, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कब शादी कर रहा है, कौन क्या खा पी रहा है। क्या प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात बोलनी इतने बड़े नेता को, पढ़े लिखे नेता को, ओवैसी साहब कोई जाहिल नेता तो है नहीं बहुत ज़्यादा, या कहें कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं, तो ऐसी बात शोभा देती है क्या? देखिए, किसके घर में क्या पक्का है, किसके फ्रिज में क्या रखा है, ये सारी बातें जो हैं वो हम इस हुकूमत में देख रहे हैं। इससे पहले हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी ये बातें। तो ये बात अगर वो कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है दूसरों के चूल्हे झाँक रहे हो। आप भाई जो काम हुकूमत के लोग कर रहे हैं, वो सारे काम जो है जो भी करते हैं वो प्रधानमंत्री के हिस्से में जाते हैं। जब अच्छा काम आप कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो जो काम आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके मंत्री जो काम गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट चुप होकर बैठ जाए तो वो प्रधानमंत्री की बात मानी जाती है। तो हकीकत यही है कि अभी तक जो भी हुआ है वो चूल्हों में झाँक कर काम किया गया है, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने का काम किया गया है। तो ऐसी बातों के ऊपर तरह तरह की बातें, इस तरीके की जो बातें नहीं होनी चाहिए वो बातें की जाती हैं। जो मेन मुद्दे होते हैं, जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को भुलाकर कि लोग जो हैं वो इन मुद्दों को किस तरीके से भूलेंगे, इस वजह से ये जो है इस तरीके की बातें निकाल कर लाई जाती हैं। चलिए, अब मैं क्षेत्रीय बात पर आता हूँ, क्षेत्रीय मुद्दों पर आता हूँ। समाजवादी से नवाब इकबाल महमूद साहब लगातार 6 बार से एमएलए हैं, एक भी बार उनको कोई नहीं हरा पाया। उनके सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए इलेक्शन लड़ने, लेकिन कोई नहीं हरा पाया। दूसरी तरफ समाजवादी से कोशिश कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान बर साहब के पोते टिकट लेने की। दोनों में से किसी एक को भी होता है, दोनों मजबूत हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बीएसपी भी अपने मजबूत कैंडिडेट की तैयारी में, चेयरमैन शकील साहब हैं, वो हैं। और इधर आप, जिनका पहला अटैम्प्ट है, कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इस बीच आप खुद को कैसे निकाल कर लेके जाएंगे? देखिए, मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूँ, और मेरा इलेक्शन जो है वो एक मिशन है। और इस मिशन को हम लोग, मैं पॉलिटिक्स में तो अब आया, लेकिन हमारा जो मिशन है वो बरसों से चल रहा है। और बरसों से जो मिशन है वो हमारा, जो आवाम है, जो जनता है, जो हमारी कौम है, इसके हाथ में कलम देने के लिए हमारा जो मिशन चल रहा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मिशन को जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर लेंगे, इंशाल्लाह इस मिशन में लगे रहेंगे। मैं भी, मेरा घर ख़ानदान भी, और मेरे जो साथी लोग हैं उनका भी मिशन, सब लोगों का यही है। हम लोग जो हैं, हम ये चाहते हैं कि इस कौम के हाथ में
किसी भी सूरत में कलम आए, ये कौम पढ़ी लिखी हो, इस कौम को, इस संभल को के अंदर बदलाव हो, इस संभल के अंदर जो हम बरसों से 20-30 साल 50 साल से जो हमने बदलाव नहीं देखा, वो बदलाव हम देखना चाहते हैं। और जो नुकसान हम लोगों ने उठा लिया, जैसे कि मुख्यालय का नुकसान हम लोगों ने उठाया, हमारी आवाम जो है वो नज़रें उठाए हुए बैठी होती है कि हमें जो है ज़िला मिले, बैठी हुई थी ज़िला मिला, लेकिन धोखे के साथ मिला। जो इतना बड़ा धोखा हम लोगों को मिला कि शायद अपनी ज़िंदगी में हम लोग या हमारी नस्लें सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरीके का धोखा संभल को दिया जाएगा। नाम से क्या होता है, नाम अगर संभल का भीमनगर रख जाए या गणेश नगर रख जाए या कोई और नगर रख जाए, उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बदल दे नाम, ले ले नाम। लेकिन संभल को चाहिए था मुख्यालय का हेड ऑफिस, यहाँ चाहिए था विकास, यहाँ चाहिए थे डिग्री कॉलेज, यहाँ चाहिए थे इंटर कॉलेज, यहाँ चाहिए थी यूनिवर्सिटी, यहाँ चाहिए था मेडिकल कॉलेज। तो इन चीज़ों से सबसे संभल जो है वो हमेशा महरूम रहा। इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारा मिशन जो हम लेकर चल रहे हैं, एक जिहाद की सूरत में हम लोग जो हैं इसके ऊपर कायम हैं, और एक जुनून हम लोगों के ऊपर है, हमारे सर पे है। इंशाल्लाह जो हमने सोचा है अल्लाह पूरा करने वाला है। इंशाल्लाह हम उस मकसद में जब तक कामयाब नहीं होंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक आखिरी सवाल यही है, जो आपने कहा कि खिदमत खल्क राजनीति में आने की क्यों करनी है आपको? माशाल्लाह काफ़ी पैसा है, आपके बड़े भाई हैं नदीम भाई, उन पे भी काफ़ी पैसा है, और 2019 में उनका बीएसपी से लगभग श्रावस्ती से टिकट भी हो गया था। तो फिर राजनीति में आने की क्यों? खिदमत खल्क तो वैसे भी अपनी पर्सनली तौर पर की जा सकती है ना। देखिए, खिदमत खल्क आप घर बैठ कर करिए, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 17 साल की उम्र से मैं जो हूँ खिदमत खल्क कर रहा हूँ, और बिना किसी लालच के, बग़ैर किसी ये सोचे हुए कि मुझे इसका बेनिफिट मिले या मुझे मेरी इसकी तारीफ़ हो या मैं इसका कोई बदल मुझे दे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसका बदल देगा, उसके लिए हम लोगों ने किया। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि साहब खिदमत खल्क बैठ के भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं, घर बैठे ही हम लोग करते थे। लेकिन आप अपनी जेब से, अपने पास से कितना क्या कर लेंगे आप? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितना कर लेंगे आप? जो सही मानों में जो गवर्नमेंट का पैसा जनता के लिए आता है, उस पैसे को लूटने दिया जाए, उस पैसे को लोग जो है वो खा जाएं, उस पैसे को, उस निधि को 30% लेके और बाकी की निधि वापस कर दी जाए। गवर्नमेंट की सिर्फ एक थोड़ी सी चापलूसी के लिए, थोड़ी सी वाहवाही के लिए कि जो सरकार है वो उस टाइम पे मतलब चंद लम्हों के लिए वो सरकार खुश हो गई कि हमें इस विधायक ने या इस मंत्री ने जो है पैसा वापस कर दिया, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को मालूम होगा 30% उस पर जो है वो निधि वापस करने पे मिलता है। तो वो तो अपना 30% लेकर बैठ गए, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता के साथ में तो हक तलफी हुई, उनका हक तो आपने मार दिया। तो वो किस घर जाए, वो किस तरीके से कवर हो? तो मैं जो अपने पास से करूँगा या कोई भी खिदमत खल्क कर रहा है, वो जो अपने पास से कर रहा है वो तो करता रहेगा। लेकिन अगर जो पैसा गवर्नमेंट देती है या जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, वो काम ईमानदारी के साथ अगर जनता तक पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं कि ना तो जनता को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा, ना ही उसे इस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके की बातों से वो जूझता है। हमारे संभल में एक भी मैरिज हॉल नहीं है। क्या गरीब आदमियों के लिए ये हमारे नेता जो हैं ये मैरिज हॉल नहीं बना सकते थे? लाखों रुपए के लोगों को फ़ायदे होते हैं, लाखों रुपए लोग जो है मैरिज हॉलों में ख़र्च करके अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। ये इस तरह तरह की स्कीमें क्या काम करेंगे कि पैसा तो अपना ले ही लिया उन्होंने, कहीं थोड़ा सा टुकड़ा उसका सड़क का बना दिया, उंगली काटी, शहीदों में दाखिल हो गए। आप बताइए विकास के नाम पे कौन सा काम ये लोग करते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ लुटाई के अलावा, धोखा देने के अलावा ये कोई काम नहीं कर पाते। आप देखिए कि कितने काम इस टाइप के हैं कि अगर किसी गरीब आदमी को मैरिज हॉल मिल गया, 500 रुपये, 1000 रुपये की उसकी फ़ीस रख दी जाए, वो 500 रुपये, 1000 रुपये में उसको वो शादी करेगा, सिर्फ उसे जो है खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी कि ये जो है गरीब की हेल्प हो गई। इसके अलावा गरीबों की शादियां करवाएं,
गवर्नमेंट तो देती है उसके लिए पैसा। गरीबों का बहुत बड़ी योजनाएं आती हैं, जो योजनाएं ये लोग दफन करके बैठ जाते हैं, जिसका जनता को, गरीब जनता को पता भी नहीं चलता वो कब आई और कब चली गई, उनका फैज़ उन लोगों को मिल ही नहीं पाता। ये चीज़ें जो है जनता के सामने लाने के लिए ये इस मिशन को हम लोगों ने छेड़ा है कि हम जो है किसी भी सूरत में पॉलिटिक्स में आए, और लोगों ने इस चीज़ को रखा कि आप आओगे तो ये जो गंदगी, जो पलीती बना रखी है नेताओं ने, उस गंदगी को साफ़ जो है वो साफ़ लोग ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ये गंदगी मेरे हाथों से दूर करवा दे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। तो ये हमारे साथ थे मुशीर तरीन साहब, और हमेशा की तरह अपने स्टाइल में इन्होंने बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया है। जो कंट्रोवर्सी चल रही थी शादी की एज को लेकर, उस पर भी कटाक्ष किया, और दूसरी चीज़ सूद वाली बात पर भी कटाक्ष किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनकी बातों से कितना इम्प्रेस हो पाती है, और क्या इनको विधानसभा 2022 में भेजने में कामयाब हो पाती है। द पब्लिक व्यू आपको ऐसी खबर दिखाता रहेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।